नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर साइकेट्रिस्ट, नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। अक्सर इमरजेंसी में ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, वायलेंट, अब्यूजिव होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा शक करने की बीमारी होती है, उनको नींद नहीं आती है। ऐसे सभी व्यक्तियों को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया के जो कॉमन सिम्टम है उसमें पहला सिम्टम है डिल्यूजन का। इसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उस पर कोई नज़र लगाए हुए है, या व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दो लोग बात करते हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी ने खाने में कुछ मिक्स कर दिया है, या उसका मोबाइल हैक हो रहा है, उसका लैपटॉप हैक हो रहा है, कोई उसके मन में थॉट्स डाल रहा है, कोई मन में थॉट्स निकाल रहा है, या जो कुछ सोच रहा है तो किसी दूसरे लोगों को मालूम पड़ जा रहा है। और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा एक शक बना रहता है, वह दूसरे व्यक्ति पर हमेशा एक शक की नज़र से देखते हैं। दूसरा कॉमन सिम्टम है, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। इसमें व्यक्ति के कान में बैठे बैठे आवाज़ आती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उससे बात कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स के लिए व्यक्ति भी उसको आंसर करते हैं। किसी किसी व्यक्ति को कमांडिंग हेलुसिनेशन होते हैं, उसमें व्यक्ति को कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो आसपास नहीं है, आवाज़ के माध्यम से कमांड देता है। उसको लगता है कि व्यक्ति को कि वो हमको कमांड दे रहा है, वो व्यक्ति वैसा करने लगता है। किसी ने बोला तुम ऐसा करो, तो जो स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति है वो उस कमांड को फॉलो करेगा और वैसा करने लगेगा। किसी किसी व्यक्ति को विजुअल हेलुसिनेशन भी होते हैं, उनको कुछ पिक्चर्स या फोटोज दिखती हैं। तीसरा कॉमन फीचर है व्यक्ति का डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, उसको रेस्टलेसनेस होती है, घर में घूमते रहते हैं, कुछ समझता नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। चौथा कॉमन सिम्टम है नेगेटिव सिम्टम। इसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, उसको कुछ करने का मन नहीं रहता है, लाइफ में कुछ मोटिवेशन नहीं रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, लाइफ में कुछ गोल्स नहीं रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति का कंडीशन धीरे धीरे डिटोरेट होने लगता है। पांचवा सिम्टम है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसमें व्यक्ति का कुछ जो बोलने का तरीका रहता है या क्वेश्चंस के जो आंसर्स रहते हैं वो प्रॉपर नहीं रहते हैं, व्यक्ति कुछ भी आंसर्स करते हैं, और यह स्किज़ोफ्रेनिया का बहुत ही कॉमन सिम्टम है। धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, उनको लाइफ में कुछ करने का मन नहीं होता है, सोसाइटी से पूरे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कुछ काम करना भी नहीं चाहते हैं, चीज़ों से बचते हैं, और उनकी कंडीशन खराब होने लगती है। बहुत सारे पेशेंट्स को, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को पता भी नहीं होता है कि उनको बीमारी हो गई है, और वो डॉक्टर के पास आना भी चाहते नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल है, यही नॉर्मल है, और वो कभी डॉक्टर के पास कंसल्ट करना भी नहीं चाहते हैं, और उनको इस कंडीशन को पुअर इनसाइट बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट्स की कंडीशन की जो प्रोग्नोसिस है काफ़ी ख़राब भी होती है। आखिर स्किज़ोफ्रेनिया कैसे होता है? स्किज़ोफ्रेनिया ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामाइन, उसका लेवल बढ़ जाता है, और इसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है। यह बीमारी में कोई लाइफ में अगर किसी को टेंशन है उससे भी हो सकती है, या अगर किसी को फैमिली मेंबर में दूसरे आदमी को बीमारी है उससे भी हो सकती है। किसी किसी को नशा करने से, जैसे कि कोई अगर व्यक्ति गांजा फूकता है तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या दूसरे अदर नशे जैसे कि अल्कोहल और सिगरेट, उससे भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टडी हुई है वो गांजे के ऊपर हुई है। कैनाबिस से जो स्किज़ोफ्रेनिया होने के 7 to 10 टाइम्स मोर चांसेस होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर यह बीमारी होती है तो उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, उसकी सोशल लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाती है, व्यक्ति के रिलेशन सबसे खराब हो जाते हैं, और व्यक्ति की वजह से दूसरे फैमिली मेंबर भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। फैमिली मेंबर समझ नहीं पाते कि इस व्यक्ति को कैसे डील किया जाए, वो भी एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो जिस किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है उसको जल्दी से जल्दी साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के लिए कोई ब्रेन का टेस्ट या एमआरआई या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नहीं होता है। यह व्यक्ति को पूछ के, फैमिली मेंबर को पूछ के, हिस्ट्री के द्वारा हम स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट को डायग्नोसिस करते हैं, और उसके बाद उसकी सीवियरिटी, माइल्ड है, मॉडरेट है और क्या सीवियर है, उस हिसाब से व्यक्ति को हम डायग्नोसिस करते हैं। व्यक्ति को अगर लंबे समय से स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसको क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट हैं, सबसे पहले मेडिकेशन है और काउंसलिंग है। मेडिसिन में सबसे कॉमन प्रेस्क्राइब जो मेडिसिन है वह एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। यह मेडिसिन लेने के बाद व्यक्ति के ब्रेन में जो डोपामाइन का लेवल है वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने के बाद व्यक्ति को जो डिल्यूजन है, आवाजें हैं, शक है, सब ठीक हो जाता है।
व्यक्ति का ट्रीटमेंट काफी लंबे समय तक चलता है। व्यक्ति को मेडिसिन बीच में नहीं बंद करनी चाहिए। काफी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स या उनके रिलेटिव को ऐसा लगता है कि व्यक्ति की रिकवरी हो रही है, अभी मेडिसिन बंद कर देते हैं या मेडिसिन की डोज कम कर देते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, और ऐसे पेशेंट की रिकवरी बहुत मुश्किल से ठीक होती है। तो जो भी पेशेंट जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, उनको रेगुलर डॉक्टर के कंसल्ट में रहना चाहिए। अपने हिसाब से मेडिसिन बंद नहीं करनी चाहिए। सबसे इफेक्टिव जो मेडिसिन है वह सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है। यह मेडिसिन काफ़ी सेफ है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो अगर व्यक्ति ये मेडिसिन लेता है तो दूसरे साइड इफेक्ट्स होने की शक्यता काफ़ी कम हो जाती है। कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है, जो घर पे मैनेज नहीं हो पाता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। हॉस्पिटल में व्यक्ति को इंजेक्शन के माध्यम से या ओरल टैबलेट के माध्यम से ठीक किया जाता है। एक ट्रीटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं ईसीटी या इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी। किसी व्यक्ति की अगर मेडिसिन से रिकवरी नहीं आ रही है या सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घर पे मैनेज नहीं हो पा रहा है, मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो कभी कभी ईसीटी भी देना पड़ता है। अब एक ट्रीटमेंट जिसमें हम बोलते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल मेडिकेशन। यह मेडिसिन उन पेशेंट्स को दी जाती है जो मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं, या उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको लगता है कि रेगुलर मेडिसिन नहीं लें तो इंजेक्शन लगवा लेते हैं। इंजेक्शन का इफेक्ट 3 वीक से लेकर 4 वीक्स तक रहता है। सपोज कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहता है तो ये इंजेक्शन भी ले सकता है और व्यक्ति को ओरल टैबलेट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिजोफ्रेनिया की प्रोग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। सिजोफ्रेनिया की जो प्रोग्नोसिस है, अगर व्यक्ति को कुछ नेगेटिव सिम्टम्स नहीं है या फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छी होती है। रिलैप्स रेट सिजोफ्रेनिया में काफ़ी हाई होती है, क्योंकि पेशेंट जनरली मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं और फैमिली मेंबर भी धीरे धीरे मेडिसिन को लंबे समय तक नहीं दे पाते हैं। तो किसी न किसी कारणवश से व्यक्ति की मेडिसिन छूट जाती है और व्यक्ति को रिलैप्स हो जाता है। किसी व्यक्ति को बहुत सारी मेडिसिन काम नहीं करती हैं या मेडिसिन के रेजिस्टेंस हो जाते हैं, तो उनको मार्केट में जो एक मेडिसिन है जिसको बोलते हैं क्लोजापिन, वह लेने के बाद व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया में काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है या आप जानते हैं किसी व्यक्ति को शक करने की बीमारी है या अकेले बड़बड़ करने की बीमारी है, तो उन सभी व्यक्तियों को साइकियाट्रिस्ट से हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि यह बीमारी जितनी जल्दी हम डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी ठीक होती है। थैंक यू दोस्तों।